Hello students, a very good evening to all of you. Students, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे लेक्चर को आप लोग लगातार देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, या तभी आप केमिस्ट्री का आनंद ले पाओगे या कह पाओगे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान है। और जब आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना आ जाएगा, यानी आज का क्लास समझ जाओगे, तो पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे देखिए यार, इस प्लेटफॉर्म पे भी फीलिंग आने लगा कि आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में आप खुद ही सोच लो, रिएक्टेंट तो होगा ना। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, और अभिकारक होगा तो प्रोडक्ट भी हो, क्योंकि अभिकारक अभिक्रिया करेगा तो किस में बदल जाएगा? प्रतिफल में बदल जाएगा। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक है और प्रतिफल है। तो अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा? अभिकारक के ऊपर भी निर्भर करेगा और प्रतिफल के ऊपर भी निर्भर करेगा। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट कितना तेजी से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कितना तेजी से आपस में अभिक्रिया करके समाप्त हो रहा है, और प्रोडक्ट कितना तेजी से बन रहा है। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ध्यान देते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो समय के साथ अभिकारक रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी होता है, प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि होता है। तुम खुद देखो ना यार, पानी में, एक गिलास पानी में तुम 2 चम्मच चीनी को घोल रहे हो, क्या जैसे ही तुमने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाला, पानी मीठा हो गया? नहीं ना। जैसे जैसे चीनी घुलते जाएगी, यानी चीनी तुम्हारा समाप्त होने लगेगा, तो पानी क्या होने लगेगा? मीठा होने लगेगा। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, समय के साथ अभिकारक के अणु आपस में रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं कह दूं N2 + 3H2 क्या बनता है? 2NH3। ध्यान दें, या इसी प्रकार H2 + Cl2 2HCl। तो हम क्या कहना चाहते हैं? ये जो तीर के पीछे वाले भाग हैं, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट, और ये आगे वाला भाग क्या है? प्रोडक्ट है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं समय 0 है, t = 0, जब समय 0 है तो अभिक्रिया नहीं हुआ, और अभिक्रिया नहीं हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो आपको ये समझना है कि दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहले प्रारंभ में अभिकारक का मात्रा अधिक होता है। ये अभिकारक के अणु रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में अभिक्रिया करते हैं। इनके अभिक्रिया करने से धीरे धीरे क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। धीरे धीरे अभिकारक समाप्त होने लगता है, प्रोडक्ट बनने लगता है। इस तरह से क्या बनती है? केमिकल रिएक्शन। अब हमें इस केमिकल रिएक्शन की
स्पीड को समझना है, इस केमिकल रिएक्शन के रेट को समझना है। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूले की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया का वेग, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, टाइम, ठीक है। यानी प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, ध्यान दीजिएगा, प्रति इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता या प्रतिफल की सांद्रता, या केमिकल रिएक्शन है तो अभिकारक होगा और प्रतिफल होगा। आप खुद बताइए, क्या बिना अभिकारक और प्रतिफल के कोई रिएक्शन हो सकता है? तो रेट क्या कहता है? चेंज यानी परिवर्तन। चेंज का मतलब परिवर्तन, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द दिमाग तक जाए, प्रति इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या प्रतिफल की, प्रति इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या प्रतिफल की मोलर सांद्रताओं में या सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अर्थात समय के सापेक्ष या समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित किसी भी एक अभिकारक या एक प्रतिफल की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। इट मीन्स दैट आप ऐसे कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन मोलर concentration of any one reactant or product per unit time or with respect to time is called rate of chemical reaction। यानी समय के सापेक्ष किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों या प्रतिफलों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ध्यान देना, मैंने परिवर्तन बोला। परिवर्तन यानी चेंज का मतलब वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है। अब आप मुझे सोच कर बताओ, कमी होगा तो किस में कमी होगा? अभिकारक में कमी होगा। और वृद्धि होगा तो किस में वृद्धि होगा? प्रतिफल में वृद्धि होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, अभिकारक के रूप में और प्रतिफल के रूप में। देखते हैं। अगर अब आपसे हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन
और जहाँ जहाँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया का भी। अगर मैं बोलूं अभिकारक के रूप में, अभिकारक की सांद्रता कम होगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बटा में किससे भाग दे दो, टाइम, ठीक। इस तरह भी बता सकते हैं। दूसरे तरह से रेट ऑफ रिएक्शन, प्रतिफल के रूप में बोले तो आप बोलेंगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, इसको भी किससे भाग देंगे, टाइम, ठीक। स्टूडेंट्स देख लीजिए फॉर्मूला, मैंने पहले मेन फॉर्मूला लिखा है, तो परिभाषा क्या थी, बहुत सिंपल। अब आप सोचोगे कैसे, यह केमिकल रिएक्शन है तो उसमें अभिकारक भी होगा, प्रतिफल भी होगा, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, डिक्रीज यानी कमी, किसमें, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में समय के सापेक्ष, या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में समय के सापेक्ष जो वृद्धि होगा वही कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और दोनों को साथ में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, किससे डिवाइड कर दो, जो समय लगा तो वही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, आप ये बताओ पूरे चैप्टर में आखिर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे, किस रिएक्शन के लिए निकालेंगे। आप याद करें बेसिक लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताए थे 3 प्रकार का अभिक्रिया होता है, याद करो। पहला अति तीव्र अभिक्रिया, दूसरा अति मंद अभिक्रिया और तीसरा मंद अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं वेरी फास्ट रिएक्शन, पिछली क्लास में बताया था, या इसको आयोनिक रिएक्शन कहते हैं, ये बताया था। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया, और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं वैसा अभिक्रिया फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज जरूरत पड़ गया। वैसा अभिक्रिया, वैसा रिएक्शन जो आयंस के बीच में होता है, जिसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना फास्ट होता है कि उसके स्पीड को हम मेजर नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं अति मंद, अति तीव्र अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हमें ये इतनी तेजी से होगी, अभी हम सोचेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए रेट नहीं निकाला जाएगा। कुछ रिएक्शन होता है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। आपको याद होगा कि जो वेरी स्लो रिएक्शन है, वैसा रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से होता है, जिनको संपन्न होने में कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं,
उसे वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। अब ये इतनी ज़्यादा धीमी गति से होता है कि प्रैक्टिकली ये इतना ज़्यादा धीमा गति से हो रहा है कि हमारे किसी लाभ का नहीं है। हम रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए भी प्रैक्टिकल रूप से फाइंड आउट नहीं करते। मान लीजिए लोहे पे जंग लग रहा है, बहुत धीमा कार्य है। जीवन चक्र में परिवर्तन हो रहा है, बहुत धीमा कार्य है। सीमेंट को जमने के लिए छोड़ दो, बहुत धीमा कार्य है। इसी प्रकार धरती के गर्भ में या धरती के भूपर्टी में कोल का, पेट्रोलियम पदार्थों का बनना बहुत धीमा प्रक्रम है। क्या हम उसका स्पीड मेजर करने जाएंगे? हम करते नहीं हैं, उसका हमें जरूरत नहीं पड़ता। यानी पहले और दूसरे अभिक्रिया के लिए हमें रेट निकालना नहीं पड़ता। तो इस चैप्टर में या अपने आम जीवन में, आम जीवन कहने का मतलब केमिकल काइनेटिक्स का कहाँ पर यूज है? फैक्ट्रीज वगैरह में जो प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी स्पीड को भी तो मेजर किया जाता है, कितना तेजी से बनाया जा सके, तो उसमें यूज होता है। तो जो मॉडरेट रिएक्शन है या मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वैसा अभिक्रिया जो ना तो बहुत तेजी से हो रहा है, ना तो बहुत मंद गति से हो रहा है, दोनों के बीच में होता है। यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जो ना तो बहुत ज़्यादा तीव्रता से हुआ, ना तो बहुत ज़्यादा धीमी गति से हुआ, उसे बोलते हैं मंद अभिक्रिया। यह आणविक अभिक्रिया होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इसके लिए हम क्या निकालते हैं? अभिक्रिया का वेग। तो पूरे चैप्टर में किसके बारे में हमें पढ़ना है? मॉडरेट रिएक्शन के बारे में हमें जानना है। अब स्टूडेंट्स, तो रेट का डेफिनेशन हमें पता चल गया। एक और तरीके से समझते हैं। तुम चाहो तो इसका एग्जांपल देख सकते हो। अभी मैंने बताया नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन क्या बन गया? 2NH3। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? नाइट्रोजन के जो बीच के बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन के बॉन्ड हुआ, NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस तरह होता है। तो अब क्या होता है? हमें ये पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? अभिकारक है, रिएक्टेंट है। और NH3 क्या है? प्रोडक्ट है। यही है ना? अब स्टूडेंट्स, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो नाइट्रोजन के बीच का, दोनों नाइट्रोजन के बीच का, दोनों हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा। किसमें बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी इस प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। और इसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। यानी वैसा रिएक्शन जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, दोनों के बीच का है, उसे मॉडरेट अभिक्रिया कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। और आपके समझने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बन रहा है 2NH3। जब ये बन रहा है तो नाइट्रोजन के बीच का केमिकल बॉन्ड और हाइड्रोजन के बीच का केमिकल बॉन्ड टूटता है। तो तुम खुद सोचो, जब ये अभिकारक आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? प्रतिफल। जितना ज़्यादा तेजी से टूटेगा उतना ज़्यादा तेजी से प्रतिफल बनेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ऊपर और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर। नोट कर लीजिए, हालांकि नोट्स में आपको मिल जाएगा ये।
तो स्टूडेंट्स अब देखें इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे। तो एक बार देख लीजिए फिर से क्या हमने पढ़ाया। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया शब्द सुनोगे, अभिकारक और प्रतिफल आपके दिमाग में जाएगा। आप जानते हो समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होगा, अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, प्रतिफल। समय के साथ अभिकारक कम होगा, प्रतिफल बढ़ेगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, मोलर सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक या प्रतिफल की मोलर सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, वही रासायनिक अभिक्रिया का वेग। बोर्ड पर लिख रखे हैं। अब परिवर्तन का मतलब बढ़ना भी होता है और घटना भी होता है। तो कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। हमेशा याद रखना इस बात को, न्यूमेरिकल में काम आएगा। रासायनिक अभिक्रिया होगी और पूरा लेक्चर देखिएगा स्टूडेंट। अगर टुकड़ों में देखोगे समझ नहीं लगेगा या उतना बेहतर आपको नहीं लगेगा, पूरा देखोगे तो हद से ज़्यादा समझ लग जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक की सांद्रता में कमी, समय से भाग दे दीजिए। प्रतिफल के रूप में लिखना है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, समय से भाग दे दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। इस बात को मैं और आसान तरीके से आपको बताता हूँ। एक जनरल अभिक्रिया लेते हैं, मान लीजिए एक सामान्य अभिक्रिया, जनरल रिएक्शन। मैं लेता हूं, मेरा अभिकारक R है और प्रतिफल क्या है, P है। जैसे कोई भी रिएक्शन हम ले सकते थे, समझिएगा एक बहुत बेहतर फॉर्मूला बनेगा। अब मैं आपसे कहता हूं समय t बराबर 0 पर, जब समय ही नहीं बढ़ रहा है तो अभिक्रिया होगी। तो मान लेते हैं उस स्थिति में R का सांद्रता, चलिए मैं 20 ले लेता हूं। तो जब समय 0 है तो अभिकारक तो अभिक्रिया नहीं किया, तो केवल वही भरपूर है, प्रतिफल कितना होगा, 0। फिर मैं कहता हूं t बराबर 1 सेकेंड पर, t बराबर 1 सेकेंड पे, यानी कुछ समय हुआ तो अभिक्रिया होने लगी। ये हो गया, ये आपस में अभिक्रिया करके कुछ प्रतिफल बना दिया। कितना प्रतिफल बनाया, 4 प्रतिफल बनाया। तो 20 में से 4 घटा दो, कितना, 16। फिर t बराबर कैसे बन रहा, बस मान रहे हैं, 2 सेकेंड पे ये 4 और बना दिया, तो कितना हो गया, 8। 16 में से 4 घटा देते, कितना, 12। t बराबर 3 पे ये 4 और टूट गया, 4 और टूट गया तो 12 में से 4 खत्म हो जाएगा, 8 और यहाँ पर 4। t बराबर 4 सेकेंड पे ये 4 और टूट गया, तो कितना बचा, 4, ये कितना, 16। t बराबर 5 सेकेंड पे ये 4 और टूट गया, ये कितना बन गया, 20। यानी अभिकारक संपूर्ण किसमें परिवर्तित हो गया, प्रतिफल में। तो ये हिस्सा हमें किसको बता रहा था, अभिकारक यानी रिएक्टेंट को, और ये हिस्सा किसको बता रहा था, प्रतिफल को या उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को बता रहा था। तो अब आप मुझे खुद बताओ, समय के साथ, यहां से बताते हैं, समय t बराबर 0 पे, ध्यान देते रहना। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो काफी चीजें आप कर पाएंगे। अब आप ये बताइए t बराबर
जीरो पे अभिकारक कितना था, 20 था ना, प्रोडक्ट 0। समय बढ़ने लगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, 0 से 1 2 3 4 5, समय बढ़ रहा है तो अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। समय बढ़ रहा है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है, परंतु प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। तो मैंने यही तो आपको सिखाया था, इन एनी केमिकल रिएक्शन, एज टाइम passes, concentration of reactant get decreases, whereas concentration of product get increases. So what is rate of reaction? Decrease in concentration of reactant per unit time or increase in concentration of product per unit time is called rate of reaction. यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है क्या? प्रति इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या प्रतिफलों की सांद्रता में वृद्धि को ही बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब मैं इसको एक और कंसेप्ट के रूप में लेता हूं, रेट। अभी आगे आपको बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का निकाला जाता है। औसत वेग निकाला जाता है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, औसत वेग, और इंस्टेंटेनियस वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्कालिक वेग, दोनों का कंसेप्ट यहीं से आएगा। तो समझते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं कहता हूं कहां कहां से निकालते हैं, t बराबर 1 सेकेंड से लेके t बराबर 4 सेकेंड के बीच। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल रहा हूं, समझ लीजिएगा, t बराबर 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में। अब रेट ऑफ रिएक्शन मैं किसके लिए निकालता हूं, पहले रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं। फॉर्मूला यही था मेरा रिएक्टेंट के लिए, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। तो समझते हैं, यहां पर ये 16 से घट के कितना हो गया, 4, समझिएगा। तो हमें परिवर्तन देखना है, तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो आप खुद बताइए, परिवर्तन के लिए पहले ऊपर तो सांद्रता लिखते हैं ना, सांद्रता कितना है, अंतिम सांद्रता ये 4 हो गया है। प्रारंभिक सांद्रता t बराबर 1 सेकेंड पे कितना था, 16, ध्यान दीजिए। और समय 1 से लेके 4, अंतिम समय ध्यान दें, 1 से लेके 4, ये 4, यहां पे आप क्या कर दीजिए, -1, यही ना हो, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 12 माइनस का होगा, स्टूडेंट देख लीजिए, बटा में 3, कितना निकल कर आया, -4। पर ये जो -4 निकल कर आया है, ये -4 किसके लिए निकल कर आया है, जब हमने अभिकारक के रूप में निकाला।
जब हमने किसके रूप में निकाला? अभिकारक के रूप में। क्या इसी प्रकार से जरूरत पड़ने पर हम लोग प्रोडक्ट के रूप में निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकाले? अभिकारक के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन। अब प्रतिफल की बात करेंगे। आप देखिए, खुद भी कर सकते हैं, जो पूछे वो बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन, अंतिम समय क्या है आपका? परिवर्तन में तो अंतिम में से घटाना है। समय क्या था? 4, और कहां से चले थे? 1 से। 4 - 1, और t बराबर 4 पे प्रतिफल कितना है? 16, और t बराबर 1 पे प्रतिफल कितना है? 4, 12/3, यानी उत्पाद के लिए, यानी स्टूडेंट्स, उत्पाद के लिए प्रतिफल के लिए कितना आ गया? 4 आ गया, परंतु अभिकारक के लिए कितना है? 4 आया। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि रिएक्टेंट के लिए ये माइनस में आ रहा है और प्रोडक्ट के लिए किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है? तो आपको बता दें कि यहां पर फॉर्मूला टर्म्स में अगर हमें फॉर्मूले के रूप में लिखने को कहा जाए, फॉर्मूले के रूप में, तो हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, ये मैं किसके रूप में लिखने जा रहा हूं? अभिकारक के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिख रहा हूं? अभिकारक के लिए। तो यहां पर क्या था? चेंज। चेंज का मतलब परिवर्तन। चेंज को किससे दिखाओगे? डेल से दिखाओगे। और नीचे क्या था? समय में परिवर्तन। समय के लिए डेल टी हो जाएगा। पर अगर अभिकारक की बात करेंगे तो ऊपर हो जाएगा डेल आर, यानी ये आर यहां पर आ गया, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, यानी आर का मतलब रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। और उसी प्रकार अगर प्रतिफल के रूप में लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? उत्पाद के लिए, प्रतिफल के लिए। डेल का मतलब परिवर्तन, और नीचे तो समय होगा, समय में परिवर्तन। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है सांद्रता, बीच में क्या आ जाएगा? P, यानी प्रतिफल को बताएगा। पर स्टूडेंट्स, आप इस बात को फॉर्मूले से भी जोड़िए, कंसेप्ट से भी जोड़िए। फॉर्मूला था चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। तो मैंने आपको बताया चेंज है, परिवर्तन है। चेंज के लिए किसका प्रयोग किए? डेल का प्रयोग किए। मोलर सांद्रता के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किए। आर है तो अभिकारक को बता रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन प्रतिफल के रूप में लिखना है। डेल का मतलब परिवर्तन, यानी चेंज के लिए डेल का समय अंतराल डेल टी, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर सांद्रता, बीच में क्या हमने लिख दिया? पी लिख दिया, प्रोडक्ट।
पर मुझे आप ये बताइए कि जब मैंने निकाला था तो मेरा अभिकारक का क्या आया था, माइनस साइन में आया था ना। मेरा रिएक्टेंट किस में आया था, रिएक्टेंट का रेट माइनस में आया था। और हम आपको बता दें, क्या अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ अभिकारक के लिए माइनस आया, तो इस नेगेटिव वैल्यू को, डेल आर का जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर किसका साइन लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। किसका साइन लगा रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के रूप में क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर बाय डेल टी। प्रतिफल के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, डेल पी बाय डेल टी। और आपको पता होना चाहिए डेल का मतलब परिवर्तन है, डेल का मतलब परिवर्तन। आर यहाँ अभिकारक को बता रहा है, पी किसको बता रहा है, प्रतिफल। एक बार बोर्ड पे देख लीजिए टोटल। तो स्टूडेंट्स, कभी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक हो सकता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव हो सकती है, आपको सीधे जवाब देना है रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो फिर कोई आपसे बोले ये नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे नेगेटिव साइन केवल ये सूचित करता है, नेगेटिव साइन ये सूचित करता है कि समय के साथ अभिकारक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी हो रहा है। और यहाँ पर प्लस है तो ये बता रहा है समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में, प्रतिफल के सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। और भी ज़्यादा जब आपको डिटेल में जाना होगा कि सर क्यों नेगेटिव आया, तो आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने निकाल कर आपको बताया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा था, -4, और प्रोडक्ट के साथ कितना आ रहा था, +4 आ रहा था। यानी हमें पता चल गया कि अभिकारक के सांद्रता में कमी हो रहा है, तो इस नेगेटिव को समाप्त किया जा सके, इसलिए यहाँ पर बाहर क्या कर दिया, हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया, ताकि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का या 2 अभिक्रियाओं की बात करते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो समझते हैं औसत वेग क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं। तो आप खुद देख लो, आप ऐसे देखो ना, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, अपने आम जीवन के एग्जांपल ले लेते हैं। किसको बताने के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला ये बना है -डेल टी और ये +डेल टी बाय डेल टी, और ये तो डेफिनेशन। अब अगर मैं आपसे एवरेज और तात्क्षणिक वेग की बात करूं, तो आप मुझे ऐसे बताइए कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, कहीं बाइक से आप घूमने जा रहे हैं या 4 व्हीलर से घूमने जा रहे हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ में बाइक ज़्यादा आनंद देती है, आप बाइक से घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ से आप बनारस जा रहे हो, आपको 2 घंटे का समय लगता है। तो जब आप घर पे पहुँचते हो तो
घर पे जैसे ही पहुंचते हो, आपके गार्जियन, आपके फादर पूछते हैं कि बेटा आप 2 घंटे में घर से यहाँ आ गए। 2 घंटे का आपने सफ़र किया, बड़ा जल्दी आप पहुंच गए, कितनी रफ्तार से आप आ रहे थे। तो आप पूरे 2 घंटे की रफ्तार बता रहे हो ना। पूरे 2 घंटे आप अनुमान लगा के बता दोगे। 50 से 60 किलोमीटर के बीच में मैं बाइक चला रहा था, 2 घंटे, ठीक है। तो जब आप पूरे 2 घंटे समय अंतराल की बात करोगे, पूरे 2 घंटे समय अंतराल की बात कर रहे हो, तो आप औसत वेग बता रहे हो। क्या बता रहे हो? एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। परंतु इसी प्रकार जब आप बाइक चला रहे थे, उसी समय मान लीजिए आपके फादर आपको फ़ोन करते, आप फ़ोन रिसीव करते और आपसे पूछते कि बेटा किस स्पीड में आप बाइक चला रहे हो, तो आप क्या देखते? बाइक के मीटर को देखते और बताते कि अभी 50 पे चल रहा हूँ, 30 पे चल रहा हूँ या 40 पे चल रहा हूँ। जो उस समय तुम बताते, तुरंत बताते, वो तात्क्षणिक वेग होता, और जो आप समय अंतराल में बता रहे हो वो औसत वेग को बता रहा है। तो आप यहाँ पर बताइए, मैंने समय अंतराल में बताया ना, समय अंतराल कितना लिया? 1 से लेके 4 के बीच में लिया। तो ये किसको बता रहा है? औसत वेग को बता रहा है, यानी औसत अभिक्रिया के वेग को बता रहा है। ये भी कितने समय अंतराल के बीच में? 1 से लेके 4 के बीच में। तो ये भी किसको बता रहा है? औसत वेग को बता रहा है। अब हम लोग डिटेल में कर लेते हैं, औसत वेग क्या है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लोग 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अभिक्रिया की औसत दर यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और तात्कालिक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझिएगा, जो पुराना एग्जाम्पल लिए थे उसी से समझा देते हैं। औसत के लिए मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड के बीच में बताना है। मैं इसको कह दिया t1 कह दिया, और इसको मैंने क्या कह दिया? t2। ध्यान दीजिए, समय अंतराल को t1 कह दिया, t2। और अभिकारक के लिए बात करेंगे तो इसको मैं r1 कह देता हूँ, स्मॉल या कैपिटल दोनों को दिया। इसको मैं R1 कह दिया, इसको मैं R2 कह दिया। यानी सवाल आपको कह दे, ये अभिक्रिया दे दे, समय अंतराल दे दे T1 से T2, और ये R1 ये R2, इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष प्रतिफल की बात करेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ T1, और t बराबर 4 सेकेंड पे नाम दे देता हूँ T2। ध्यान देना, बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ फॉर्मूले के हिसाब से अभिक्रिया का वेग 2 रूप में व्यक्त कर सकते हो, अभिकारक के लिए और प्रतिफल के लिए। पहले मैंने डायरेक्ट निकाला तो एक बार -4 आया, एक बार +4 आया। दोनों का वैल्यू तो बराबर आ गया, पर अंतर किसका था? केवल साइन का अंतर था। तो फिर मैंने बताया कि इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए जब फॉर्मूला लिखते हैं, अभिकारक में जो परिवर्तन होता है उसके आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। ये अंदर वाला माइनस, बाहर माइनस, वो भी क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस वाला कंसेप्ट समझ रखना चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया का वेग तो बराबर लाना है ना।
और कभी अगर रासायनिक अभिक्रिया का वेग आपको माइनस में दिया हो तो आप समझ लेना वो माइनस चिन्ह सूचित करता है समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा है। तो अब इस पे आते हैं। मैं कहता हूं अभिकारक के रूप में निकालना है, किसके हिसाब से निकालना है? फॉर रिएक्टेंट अभिकारक क्या निकाल रहे हैं? औसत वेग, एवरेज रेट। तो आप ये बताइए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यहां पर सांद्रता कितना, अंतिम कितना आ गया? R2 आ गया ना, और प्रारंभिक कितना था? R1। समय कितना? t बराबर 4 को T2 बोले, और स्टार्टिंग T2 माइनस T। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इस जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के लिए डेल शब्द का प्रयोग करते हैं। आप मैथ में जानते हैं डेल परिवर्तन को बता रहा है। किसमें परिवर्तन? अभिकारक में। यानी R2 माइनस R1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? डेल R लिख दिया। T2 माइनस T1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? डेल T। देख लीजिए यही फॉर्मूला लिखे थे ना। अब फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर जब अभिकारक की बात करते हैं उसके बाहर मैं कौन सा साइन लगा देता हूं? माइनस का साइन लगा देता हूं। क्यों माइनस का साइन लगा रहा हूं? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का मान तो सेम आएगा ना। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में, पर बाहर माइनस लगा दिए तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि अभिकारक वाला तो माइनस ही होना है। अब प्रतिफल की बात करें, फॉर प्रोडक्ट एवरेज रेट, यानी औसत वेग अब मैं किसके हिसाब से निकाल रहा हूं? प्रतिफल के हिसाब से। तो आप खुद बताइए, प्रतिफल पहले P1 था ना, अब P2 हो गया। परिवर्तन निकालना है तो P2 में से P1 को घटा दो, P2 माइनस P1। अंतिम समय क्या था? T2 माइनस T1। समय अंतराल हो जाएगा T2 माइनस T1। अब यहां तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, दोनों प्लस में ही हो जाएगा। तो समय परिवर्तन के लिए डेल, यहां पे P बटा में डेल T। अगर किसी के दिमाग में जाए सर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, इस तरह का ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, तो आप समझ जाइए वो ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं कि वो सांद्रता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? सांद्रता। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या निकाल लिया? किसी अभिक्रिया की औसत दर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा या परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है? अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन को निश्चित समय अंतराल से भाग दे दीजिए। ये किसका परिवर्तन दर है? यहां पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? माइनस का। अभिकारक या प्रतिफल देख लीजिए, डेल आर डेल पी का मतलब प्रतिफल, डेल आर का मतलब अभिकारक। अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन, जो भी सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे निश्चित समय अंतराल से भाग दे दीजिए, तो क्या निकल कर आ जाएगा? अभिक्रिया की औसत दर। अब स्टूडेंट्स आपसे बात की जाए तात्क्षणिक अभिक्रिया का,
या तात्कालिक अभिक्रिया की। मैं फिर रिपीट कर दूं, माइनस का कंसेप्ट समझ लेना। रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के सामने ये माइनस साइन है, ये बताता है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अब समझते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स देख लो, अभिक्रिया का तात्कालिक दर या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, नाम ही बता रहा है तात्क्षणिक वेग। अब अगर हम आपसे कहते तुम रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितने समय बताओ, t बराबर 1 सेकेंड पे बताओ, यानी 1 से ज़्यादा ना हो, 1 से कम ना हो। मैं तुमसे कहता अभिक्रिया का वेग t बराबर 5 सेकेंड पे बताओ, यानी मुझे 4 सेकेंड पे नहीं चाहिए, मुझे 6 सेकेंड पे नहीं चाहिए, सिर्फ कितने सेकेंड पे चाहिए, 5वें सेकेंड पर। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निश्चित समय पर, निश्चित पल पर ही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular moment is called instantaneous rate। यानी रेट ऑफ रिएक्शन पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, किसी निश्चित क्षण पे हो। अब निश्चित क्षण का मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक निकाले थे ना, यानी 4 में से 1 घटा दिए तो समय अंतराल आ गया। निश्चित क्षण का मतलब वो समय अंतराल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट एवरेज रेट के बराबर होगा, पर कब, जब डेल टी का मान क्या कर देंगे, 0। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट तात्क्षणिक वेग किसकी सहायता से निकाल लेंगे, औसत वेग की सहायता से, पर वहां पर क्या कर देंगे, डेल टी बराबर 0। हमें पता था औसत वेग अभिकारक के रूप में निकाले थे माइनस डेल आर बाय डेल टी, और प्रतिफल के रूप में डेल पी बाय डेल टी, पर दोनों में डेल टी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो किसको बताएगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को। या इसको और ज़्यादा छोटे रूप में लिख सकते हैं। आप चाहो तो अगर ये डेल टी टेंस टू 0 नहीं लिखना चाहते हो, लिमिट नहीं लिखना चाहते हो, तो आप डेल की जगह किसका प्रयोग कर लोगे, डी ए बाय डी टी, डी बी बाय डी टी। यहाँ पर डी ए और डी बी, जो डी ए और डी बी है, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को, इनफाइनिटली स्मॉल परिवर्तन को बतलाता है, इसलिए किसको सूचित करता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को। मैंने एक एग्जांपल लिया था, कोई स्टूडेंट बाइक से जा रहा है, उसके फादर फोन करें कि बेटा अभी तुम कितने स्पीड से आ रहे हो, वो मीटर देखेगा, बताएगा कि मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा हूँ। यानी उस निश्चित पल पर जो उसका स्पीड है वो किसको बता रहा है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को। और पूरे 2 घंटे के अंतराल में पूछते तो किसको बतलाता, वो औसत वेग को बतलाता। जहाँ पर समय अंतराल हो जाए वो औसत वेग हो जाएगा, और जहाँ पर समय अंतराल का मान 0 के बराबर हो जाए, निश्चित पल हो जाए, डेल टी टेंस टू 0 होने लगे, या दूसरे शब्दों में डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी लिखें, तो वो किसको बताएगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। यानी किसी निश्चित पल पर या किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होता है उसी को तात्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और कंसेप्ट आपको दे देते हैं, ये याद रख लेना तुम लोग। अगर डेल का प्रयोग होगा, ध्यान देना, अगर डेल का प्रयोग होगा तो वो किसको बताएगा, एवरेज रेट को बताएगा, औसत को। अगर डी ए बाई डी टी का प्रयोग हो जाएगा तो वो किसको बताएगा,
तात्क्षणिक वेग को बताएगा। और हाँ, एक और बात, अगर बेहतर समझना चाहते हो तो चैप्टर के लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में मैं नोट्स बनाने के लिए आपको बताऊंगा, उसमें भी बड़ा डिटेल में से समझाए हुए हैं, तो उसे पूरा देखिएगा ताकि क्लियर हो। और यही है स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और स्टूडेंट्स, जो लोग नोट्स बनाते हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोर्ड पे समझाए ही थे, यहाँ पर भी काफ़ी डिटेल में है और बोर्ड पे तो था ही। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम, यानी समय के सापेक्ष। हिंदी में देख लो, इकाई समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में आए परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फॉर्मूला के रूप में अगर आप देखना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो शब्द चेंज है, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम कहते हैं कि कोई रिएक्शन मान लेते हैं, R से P हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि कोई भी रिएक्शन होती है, दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा, समय के साथ रिएक्टेंट का वैल्यू कम होगा और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों के हिसाब से डेफिनेशन देख लो। रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के सांद्रता में कमी बटा में अभिकारक द्वारा लिया गया समय, टाइम इंटरवल। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और यदि प्रतिफल के रूप में, कभी प्रोडक्ट के रूप में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना हो, क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। प्रोडक्ट के रूप में बताना हो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यानी फाइनली हम क्या से कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसको बता रहा है? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ जनरल कंसेप्ट से लेके देखते हैं, जिसके आधार पे हम बता सकें। मान लेते हैं एक और सामान्य अभिक्रिया लेते हैं। फॉर जनरल रिएक्शन A प्लस बी से C प्लस डी, तुम बताओ अभिकारक कौन है, A और B, प्रतिफल कौन है, C और D। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज होता है ना, चेंज के लिए डेल, अभिकारक डेल A बाय डेल T, नीचे समय अंतराल, ऊपर अभिकारक में परिवर्तन, फिर डेल B बाय डेल T। पर अभिकारक के बाहर माइनस का साइन लगाना है। ये माइनस का साइन बताता है, ये याद रखना, ये माइनस का साइन बताता है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी होता है। और प्रतिफल है C और D, डेल C बाय डेल T, डेल D बाय डेल T। पर प्रतिफल था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं इस रिएक्शन की बात करूं, सपोज करें PCl5 किस में टूटा, PCl3 प्लस Cl2। अब इसके लिए मैंने तुम्हें बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ। तुम बस दिमाग में ये रखना
कि यार रिएक्टेंट क्या है जो तीर के पीछे, तो डेल PCl5 बाई डेल टी। रिएक्टेंट था तो माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट समय के साथ कम होता है। कल को कोई आपसे पूछे कि आप बताओ क्या अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक हो सकता है, तुम खुद ही बताओ ना, क्या वेग कभी ऋणात्मक हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इट मे बी नोटेड, ये ध्यान दीजिएगा, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभिक्रिया का वेग हमेशा पॉजिटिव है। तो सर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? द नेगेटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजिंग। PCl5 का कंसंट्रेशन घट रहा है, उसको घटता हुआ बताने के लिए नेगेटिव साइन लगा दिए। वाइल पॉजिटिव साइन शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजिंग, यानी अभिक्रिया की दर हमेशा धनात्मक होती है, परंतु ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। बोर्ड पे आपको एक और एग्जाम्पल लेके बहुत डिटेल में बताए थे। अब बात करते हैं अभिक्रिया की औसत दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की समय दर अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। यानी सांद्रण में परिवर्तन को ये ध्यान देना, समय अंतराल, और सबसे बड़ी बात औसत होगा तो डेल का प्रयोग करना है, डेल एक्स बाई डेल टी। यहाँ x किसको बता रहा है? सांद्रता को बता रहा है। बोर्ड पे आपको R और P लिए थे, मान लीजिए यहाँ A और B ले लें तो सब कुछ सेम होगा। अभिकारक के रूप में हमें लिखना होगा तो A की सांद्रता में कमी बटा में समय अवधि, पर यहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो उसका किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस डेल ए बाई डेल टी का। इसी प्रकार प्रतिफल के रूप में आप बता सकते हैं प्रोडक्ट B की सांद्रता की वृद्धि की दर से बता सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन B की सांद्रता में वृद्धि बटा में समय दर, डेल V बाई डेल टी। फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? माइनस डेल ए बाई डेल टी बराबर डेल V बाई डेल टी। यहाँ भी ऋणात्मक चिन्ह या मान, नेगेटिव वैल्यू या ऋणात्मक चिन्ह अभिक्रिया की दर को दिया जाता है। कब देते हैं? जब उसे अभिकारक पदार्थों के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी रिएक्टेंट के साथ ही नेगेटिव साइन कभी भी आए। इसी प्रकार अभिक्रिया की तात्कालिक दर समझ लो। अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाले स्पीसीज यानी तत्वों या पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ की सांद्रता में किसी विशिष्ट क्षण पर परिवर्तन की दर, यानी किसी निश्चित सेकंड पर परिवर्तन की दर तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया की दर होती है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग कहलाता है। यह औसत वेग से भिन्न होता है। अब कैसे निकलेगा देख लो। तात्कालिक अभिक्रिया की दर निकालना है, औसत अभिक्रिया का दर आपको पता है। अब वहाँ पर आप क्या कर दो, उस परिस्थिति में इस डेल टी के मान को किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर। देख लीजिए औसत अभिक्रिया दर में ये डेल टी टेंस टू 0 हो जाएगा, या लिख सकते हो माइनस डेल ए बाई डेल टी। डेल टी किसके बराबर जाए? 0 के बराबर। डेल बी बाई डेल टी, यहाँ भी डेल टी किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, अगर डेल टी आप न लिखना चाहो सीधे लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी या डी बी बाई डी टी। माइनस इसलिए क्योंकि ये अभिकारक है, और ये याद रखना डी बाई डी टी
यानी डी का प्रयोग करोगे जब तात्कालिक होगा और डेल का प्रयोग करोगे जब औसत होगा। यहाँ हमने लिख दिया है डी ए डी बी ए और बी के सांद्रण में सूक्ष्म परिवर्तन को यानी अत्यंत अल्प परिवर्तन को बतलाते हैं। और स्टूडेंट्स इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इट इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये कभी मत भूलिएगा, इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, समय अंतराल होगा तभी एवरेज होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल एक्स बाय डेल टी। एक्स कंसंट्रेशन को बता रहा है, ए और बी से बताना है तो दो तरीके से बता सकते हो। एक रिएक्टेंट के हिसाब से, दूसरा प्रोडक्ट के हिसाब से। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए के हिसाब से, यानी अभिकारक तो ख़त्म होता है ना, इसलिए डिसअपीयरेंस लिख दिए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा में टाइम टेकन, रिएक्टेंट है माइनस डेल ए बाय डेल टी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए घट रहा है, ये हमेशा याद रखना। इसी प्रकार यदि हम चाहें तो प्रोडक्ट के हिसाब से, बी के हिसाब से बता सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ रिएक्शन किसको बताएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो डेल बी बाय डेल टी। फाइनली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल ए बाय डेल टी, ये आपका प्लस डेल बी बाय डेल टी। ये हमने किसकी बात कर ली, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। अब स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन एट, देखो मैक्सिमम स्टूडेंट पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस में, कंफ्यूजन का कोई जगह ही नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यानी किसी निश्चित समय पे तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और तुम किसी निश्चित समय पर रिएक्शन का रेट देखोगे तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तुम दौड़ रहे हो, मैंने किसी निश्चित समय पर रोक दिया तो तात्कालिक है। इट इज़ द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, निश्चित समय पर। कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर होगा, पर क्या कर दो, डेल टी टेंस टू जीरो, समय अंतराल इतना छोटा कर दो कि लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, या माइनस डेल ए बाई डेल टी टेंस टू जीरो माइनस डेल बी बाई डेल टी टेंस टू जीरो इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगा। अब तुम डेल टी नहीं लिखना चाहते हो, सीधे लिख दो माइनस डी ए बाई डी टी बराबर डी बी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज के लिए डेल का प्रयोग करेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए डी का। डी ए बाई डी ए और डी बी क्या बता रहा है, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। कुछ और नॉलेज दे देंगे आपको, ग्राफ से भी हम समझा देंगे। पर स्टूडेंट्स उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। एक बात और, प्रयास कीजिए आप लोग साथ साथ नोट्स बनाने का, जल्दबाजी किसी प्रकार का नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत लंबा छुट्टी है, सेशन भी लेट हो चुका है और जो नया सेशन भी आपको मिलेगा तो उम्मीद करते हैं उसमें टाइम भी तो बढ़ा देगा सब, इसीलिए आराम से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हों, जो भी कोई हो, सबको बताइए, इस नॉलेज को बढ़िया से ग्रहण करें और प्रयास करें कि मैक्सिमम लोग, जितने लोग देखते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।